हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल मंगल होगा, सब खैरियत से होगा, बढ़िया से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आइए हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को और रफ्तार देते हैं और इसे तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि हम लोग ने जो लास्ट वीडियो जो देखा था, हमने उस लास्ट वीडियो में हमने आपको एंजाइम के बारे में बताया था। अंतिम वो आधा हिस्सा समाप्त होता वहाँ। अब हम लोग इसके बाद एक बिल्कुल ही नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्लोराइड्स। तो क्लोराइड की दुनिया बाकी जो इस चैप्टर के जो शेष हिस्सा उसे थोड़ा अलग है। तो आइए एक बार फिर से पूरी उमंग, पूरे जोश उत्साह से तैयार हो जाइए क्लोराइड्स को समझने के लिए। क्लोराइड हमने टॉपिक दे रखा है, आप भी दे लीजिए। तो क्या है क्लोराइड? क्लोराइड को समझने से पहले स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि ये क्लोराइड शब्द कहां से आया, इसका मतलब क्या होता है, उसे तो जान लें। तो आइए देखिए, जो क्लोराइड शब्द है, ये क्लोराइड शब्द ग्रीक भाषा के कोला एंड लॉयड से बना है। तो आप समझ गए कि क्लोराइड शब्द किससे बना है? ग्रीक भाषा के कोला और लॉयड से। अब आइए जरा ये समझा जाए कोला का मतलब क्या है। तो इसका अर्थ है स्टूडेंट्स ग्लू, और लॉयड्स का अर्थ है लाइक, ग्लू जैसा। आप कह देंगे तब क्लोराइड का अर्थ क्या हो गया? अगर हम लोग बात करें कि नहीं क्लोराइड का अर्थ बताइए, तो ग्लू लाइक, सिंपल, वेरी सिंपल। तो इसका मतलब हो जाएगा ग्लू लाइक। अब आइए अब आगे बात को बढ़ाते हैं, क्लोराइड को समझते हैं कि क्लोराइड है क्या। चूंकि इसके शब्दों में कुछ रखा नहीं गया है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। तो क्लोराइड की कहानी शुरू होती है 1861 से। स्टूडेंट 1861 में थॉमस ग्राहम नाम के वैज्ञानिक ने जितना दुनिया में सब्सटेंस था उस वक्त उनको पता चला, उसको उन्होंने दो हिस्सों में बांटा। एक का नाम रखा क्रिस्टलोइड, दूसरे का नाम रखा क्लोराइड। तो मुझे यह समझना है कि थॉमस ग्राहम ने क्रिस्टलोइड किसे कहा, क्लोराइड किसे कहा। फिर आगे आगे कहानी बढ़ेगी, आप देखते चलिए, बहुत ही मजेदार है। बस केवल समझिए और लिखते चलिए। सन 1861 की बात है। साइंटिस्ट हैं कौन? थॉमस ग्राहम। नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। क्या? तो थॉमस ग्राहम ने क्या किया कि जितने भी सब्सटेंस उस वक्त ज्ञात थे उसको उन्होंने दो हिस्सों में बांटा। तो पदार्थों को इन्होंने बांट दिया, सब्सटेंस को दो हिस्सों में। एक का नाम रखा क्रिस्टलोइड, क्रिस्टलोइड्स, और एक हो गया वही क्लोराइड्स। सवाल है कि थॉमस ग्राहम ने क्रिस्टलोइड किसे कहा? बहुत सिंपल है स्टूडेंट, बहुत सिंपल। आप जरा देखिए किसको कहा। एक्चुअली हुआ क्या कि थॉमस ग्राहम ने पर्चमेंट पेपर लिया, माने एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में बाद में बात करूंगा। यह एक छानन पत्र समझ जाइए, छानने वाला पत्र। और इधर रखा सॉल्यूशन, यह है पर्चमेंट
पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, पेपर भी। ये हो गया परचमेंट पेपर। इधर क्या रखा उन्होंने, सॉल्यूशन लिया किसी भी चीज़ का, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि ये शुगर सॉल्यूशन है, चीनी है। देखा उन्होंने, स्टूडेंट समझिए जरा, उन्होंने देखा कि इस जो परचमेंट पेपर है इससे होकर बड़ी ही आसानी से इधर जो है सॉल्यूशन जो होता है डिफ्यूज होने लगता है, मतलब इसे हो के रिश्ते रिश्ते उधर निकलता है और बड़ी आसानी से तेजी से रिश्ता है निकलता है। विसरण कहते हैं ना उसके लिए, डिफ्यूज हो जाना, तो विसरित होता है। तो विलयन जो है उधर से छन करके और इधर आ गया, यह है सॉल्यूशन आ गया इधर। अब सॉल्यूशन पहले इधर था, यह सॉल्यूशन था और सॉल्यूशन उधर से आ गया इधर, इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं कि डिफ्यूजन हो रहा है, फास्ट डिफ्यूजन हो रहा है, तेजी से होता है। मतलब आप कहिए कि तेजी से इधर से विसरित होकर परचमेंट पेपर मन एक तरह से छननी है उसे पार करके उधर चला गया, और जो पदार्थ ऐसा किया उसका नाम रखा उसने क्रिस्टलोइड। अब आइए क्लोराइड के बारे में। तो क्लोराइड के बारे में भी उन्होंने वही शर्त रखा, एक परचमेंट पेपर लिया और परचमेंट पेपर के ये यहाँ पर लगाया उन्होंने सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन। इस बार सॉल्यूशन जो है हमने मान लिया कि ये ग्लू का है, गोंद का सॉल्यूशन है, मान लीजिए गोंद का विलयन है। और देखा उन्होंने कि या तो इस परचमेंट पेपर से, ये परचमेंट पेपर हो गया, इस परचमेंट पेपर से विलयन उधर जा ही नहीं रहा है, माने उसका विसरण नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो बहुत ही धीमे धीमे विसरण हो रहा है। तो या तो विसरण नहीं होता है या विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है तो बहुत ही स्लो। तो या तो विसरण नहीं है या तो विसरण नहीं होता है, और अगर होता है, और यदि होता है, यदि होता है तो बहुत ही स्लो, बहुत ही स्लो होता है, धीमे होता है। और ऐसे पदार्थ को थॉमस ग्राहम ने कहा कि एक क्लोराइड है। अब मैं ब्रीफ कर दूं, थोड़ा सा जल्दीबाजी में आपको बातें क्लियर कर दूं। थॉमस ग्राहम ने क्या किया स्टूडेंट्स, एक परचमेंट पेपर लिया, एनिमल मेम्ब्रेन लिया। यह आगे चल के इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह एक प्रकार का एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्ध परागम्य झिल्ली कहते हैं हिंदी में। तो एक तरफ उन्होंने परचमेंट पेपर लिया, दूसरी तरफ विलयन लिया। अगर विलयन इस परचमेंट पेपर से होकर इधर निकल गया और रफ्तार में निकल गया तो कहा कि ये क्या है, तो क्रिस्टलोइड है, सब पदार्थ क्रिस्टलोइड हैं। और ऐसे पदार्थ के विलयन का नाम रखा गया ट्रू सॉल्यूशन। और जो पदार्थ इससे परचमेंट पेपर से विसरित ही नहीं हुआ या विसरित हुआ तो धीरे धीरे हुआ, उसका नाम रखा उन्होंने क्लोराइड। और जो विलयन बना उसका नाम रखा गया कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब देखिए, आप समझ गए यहां पर कि थॉमस ग्राहम ने क्या किया। तो आपको मैं यहां लिख देता हूं लैंग्वेज में, जो पदार्थ या जिस पदार्थ का विलयन परचमेंट पेपर से तेजी से विसरित होता है, डिफ्यूज होता है, उसे क्रिस्टलोइड
कहा गया और उसके विलयन को क्या कहा गया? उसके विलयन को याद रखिएगा ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन हिंदी में वास्तविक विलयन कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अभी। कहा गया, ये बात हो गई क्रिस्टलॉइड की। कोलॉइड किसको कहा गया? तो स्टूडेंट्स अभी मैंने यहाँ बताया कि जिस पदार्थ का विलयन परचमेंट पेपर से विसरित नहीं हुआ या धीमे विसरित हुआ उसको कोलॉइड कहा गया, और उसके विलयन को क्या कहा गया? कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये भी लिख देते हैं, जिस पदार्थ का विलयन परचमेंट पेपर से डिफ्यूज नहीं होता है या स्लो होता है, या स्लो होता है, तो उस पदार्थ को कोलॉइड्स कहा गया। कहा गया और उसके विलयन को, बताइए स्टूडेंट्स क्या कहा गया? उसके विलयन को, यहां पर मैं लिख देता हूं, शायद नीचे न दिखा है, उसके विलयन को कोलॉइडल सॉल्यूशन कहा गया। बस इतनी सी बात है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है ना? सही? अरे कुछ नहीं, थॉमस ग्राहम ने एक एक्सपेरिमेंट किया, विभिन्न प्रकार के विलयनों को लिया और उसको परचमेंट पेपर से गुजारा। बस इतनी सी बात कर रहा हूं। जो तेजी से गुजर गया नाम रखा क्रिस्टलॉइड, जो तेजी से नहीं गुजरा अथवा धीमे गुजरा या नहीं गुजरा बिल्कुल ही, नाम रखा कोलॉइड। इतनी सी तो बात है। अब आइए, हुआ क्या आगे चल करके, जल्दी ही वैज्ञानिकों को पता चला कि ये तो थॉमस ग्राहम जो इस बात को लेकर इतने उछल रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? तो मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली मैंने ये बुक की बातें हैं, रिसर्च की बातें हैं। NaCl, नमक लीजिए, नमक का जल में विलयन क्रिस्टलॉइड होता है। उसी नमक का जब बेंजीन में विलयन लेते हैं तो कोलॉइड हो जाता है। ये तो हुई समस्या। तो नमक को क्या कहें? क्रिस्टलॉइड कहें कि कोलॉइड कहें? एक बार फिर से मैं बता रहा हूं मैंने क्या कहा। हमने कहा कि नमक, NaCl, सॉल्ट, नमक को जब जल में घोला गया और उसको जब परचमेंट पेपर से गुजारता था दनाक से निकलता है, माने ये हो गया आपका क्रिस्टलॉइड। लेकिन जब उसको बेंजीन में घोल दो और बेंजीन में घोल के डालो तो धीरे धीरे रिसेगा अथवा नहीं रिसेगा। इसका मतलब हो गया कि कोलॉइड। तब तो समस्या हुई ना कि नमक क्रिस्टलॉइड है कि कोलॉइड है। एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, साबुन। साबुन को जब जल में घोल देते हैं और उसके विलयन को यहां रख देते हैं तो धीमे धीमे गुजरता है, मतलब हो जाता है कोलॉइड। साबुन पानी का घोल कोलॉइड क्या हो जाता है? कोलॉइड सोडा। लेकिन उसी साबुन को अगर अल्कोहल में घोल दें, स्टूडेंट्स जानते हो क्या होता है? वो हो जाता है क्रिस्टलॉइड। तो यार तो समस्या खड़ी हो गई और जल्दी ही वैज्ञानिकों को पता चल गया कि थॉमस ग्राहम के सिद्धांत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस चीज़ का एहसास स्वयं थॉमस ग्राहम को भी हुआ और तब जाकर के मैं आपको बता दूं कि थॉमस ग्राहम का ये जो कंसेप्ट कि क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड में बांटे और इस तरीके से बांटे, ये जल्द ही लोगों ने इसकी मान्यता खत्म कर दी। ये रॉन्ग साबित हुआ, गलत साबित हुआ। लेकिन अगर ये गलत साबित हुआ तो हमने इसकी आपकी चर्चा क्यों की? इतना आपका समय क्यों बर्बाद किया? एक्चुअली हमने बर्बाद नहीं किया स्टूडेंट्स। ये वो जड़ है जिस जड़ के आधार पर एक हमने बड़ा सा मंजिल खड़ा किया है।
ये वही कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया गया और आगे बढ़ा करके पता चला कि वास्तव में कोलाइडल है क्या, किसको कोलाइडल कहा जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग कोलाइडल के वास्तविक कंसेप्ट को समझते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि थॉमस ग्राहम के कंसेप्ट में कमी है। ऐसा नहीं है कि जो पर्चमेंट पेपर से तेजी से गुजर जाएगा वो क्रिस्टलॉइड होगा, और जो पर्चमेंट पेपर से नहीं गुजरेगा जिसका विलयन हो क्या होगा, कोलॉइड होगा। कुछ पदार्थ हैं क्रिस्टलॉइड कोलॉइड दोनों की तरफ व्यवहार कर लेते हैं। एक बात और बता दें कि थॉमस ग्राहम ने कहा कि जितना क्रिस्टलीय नेचर का पदार्थ है ना, जैसे यूरिया हुआ, NaCl हुआ, शुगर हुआ, वो सब क्रिस्टलॉइड होते हैं। और जितने भी अक्रिस्टलीय नेचर के पदार्थ हो, जैसे गोंद हुआ, ग्लू हुआ, जिलेटिन हुआ, ये सब पदार्थ जो होते हैं ना कोलॉइड होते हैं। लेकिन स्पष्ट कोई डिवीजन नहीं होने के कारण इसको गलत साबित कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, इतना को पहले नोट कर लिया जाए और फिर देखते हैं वास्तव में आगे क्या होती है कहानी में। आइए स्टूडेंट्स, हमें कोलाइडल सॉल्यूशन समझना है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन वास्तव में कणों के साइज, जो उसमें पदार्थ घुला हुआ है उसके साइज के आधार पर उसका नाम कोलाइडल रखा जाता है। तभी कोई पदार्थ जो होता है पर्चमेंट पेपर से गुजरता है या नहीं गुजरता है। तो कणों के साइज, देखिए हमने कुछ कण बनाए हैं, ये साइज ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो स्टूडेंट्स, आप आज के बाद याद रखिएगा, हालांकि आपको याद होना चाहिए, पहले 9th में पढ़े होंगे। एक खास आकृति लिया गया कि यहां से यहां तक के साइज, जैसे मान लीजिए ये है 10 टू पावर, मैं यहां नीचे लिख देता हूं, 10 टू पावर -9 मीटर मान लीजिए है। तो 10 टू पावर -9 मीटर या उससे छोटा, माने इससे छोटा ही, इसको छोड़कर 10 टू पावर 9 मीटर से छोटा वाला जितना भी कण है उस बिलियन का नाम होता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन हिंदी में कहते हैं इसको वास्तविक विलयन। आपने समझा? एक बार फिर से जान लीजिए, वह बिलियन जिस बिलियन में कणों का साइज 10 के पावर -9 मीटर से छोटा होता है, उस बिलियन को वास्तविक बिलियन कहते हैं। हो गया, हाउ सिंपल। वह बिलियन जिस बिलियन में जो कण हैं उस कण का साइज, अच्छा ध्यान के साइज में डायमीटर व्यास, उसका साइज कितना होना चाहिए? तो 10 के पावर -9 मीटर से अगर छोटा है तो कहिए कि वास्तविक बिलियन है। अब आइए कोलाइडल के लिए क्या है। इसके लिए कहा कि 10 के पावर -9 मीटर से लेकर और होना चाहिए 10 के पावर -6 मीटर। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर ज्ञान है, वो ये है कि ये है कोलाइडल। पहले जानिए कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी बिलियन क्या है। तो कणों का साइज कहाँ है से कहाँ तक? कणों का साइज का रेंज है 10 के पावर -9 मीटर से 10 के पावर -6 मीटर। अगर कणों का साइज 10 के पावर -9 मीटर से 10 के पावर -6 मीटर के मध्य हो तो उस बिलियन को क्या कहेंगे? कोलाइडी बिलियन कहेंगे। सिंपल है ना। अब देखिए, अगर 10 के पावर -6 मीटर से बड़ा हो गया, बड़ा, तो नाम है सस्पेंशन। सस्पेंशन को हिंदी में निलंबन कहते हैं। निलंबन। तो जो निलंबन है, आज हम लगा दीजिए यहाँ, निलंबन जो है ये क्या है? तो कण का साइज कितना होना चाहिए? 10 के पावर -6 मीटर से बड़ा। तो वह बिलियन, आप कहे कि वह सिस्टम जिस सिस्टम में कणों का साइज 10 के पावर -6 मीटर से क्या हो? बड़ा हो। अब आइए कुछ एक दो और छोटी छोटी बातें, फिर डेफिनेशन तो लिखेंगे ही लिखेंगे। याद रखना है स्टूडेंट्स हम लोगों को कि 10 के पावर -9 मीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर।
आपको याद होगा संभवतः, मुझे पक्का यकीन है। आप 10 के पावर माइनस 9 मीटर को लिख सकते हैं 100 से गुना करके सेंटीमीटर 10 के पावर 7 सेंटीमीटर बराबर हो गया 1 नैनोमीटर। दूसरा एक और बात याद रखिएगा, 10 के पावर माइनस 10 मीटर या 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर को ही एक एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 10 के पावर माइनस 9 मीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ 10 से गुना कर दीजिए और इधर से तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर ये 10 एंगस्ट्रॉम, तो हो जाएगा ये 10 एंगस्ट्रॉम। तो आपको अक्सर जो है, जो कोलाइडी विलयन के जो कण है नैनोमीटर में, मीटर में या एंगस्ट्रॉम में दिया जाता है। तो कोलाइडी के लिए देखिए, हमको इसी से मतलब है, कोलाइडी विलयन के लिए कणों का आकार का रेंज क्या है। तो देखिए 10 के पावर माइनस 9 मीटर से 10 के पावर माइनस 6 मीटर के बीच। अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में कहूं तो कहेंगे 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच। अगर इसको मैं नैनोमीटर में कहूं तो 1 नैनोमीटर से कितना हो जाएगा, 1000 नैनोमीटर के बीच। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा। कोलाइडी कण के लिए जो रेंज है, कहीं मीटर में, कहीं नैनोमीटर में, इस तरह से कोई हो सकता है पिकोमीटर में भी दिया गया हो। 10 के पावर माइनस 12 मीटर 1 पिकोमीटर होता, आपको याद है। 10 के पावर माइनस 12 मीटर बराबर 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर बराबर 1 पिकोमीटर। तो इस तरह से अलग अलग यूनिट में दिया रहता है, तो हमने लिख दिया। अब सवाल ये है कि क्या है कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन के बारे में हमें इसी के बारे में बात करना है। तो कोलाइडी विलयन के बारे में सबसे पहले जानिए कि ये समांगी होता है, होमोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस है। इसके बारे में भी बात करने वाले हैं तुरंत, ये भी हेट्रोजीनियस होता है। तो स्टूडेंट्स, आप कोलाइडी के बारे में बात करें तो कोलाइडी सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन, तो सबसे पहला कोलाइडल जो सॉल्यूशन है यह क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। यह विषमांगी होता है। अगर मैं इसके बारे में दूसरी बात करूं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कोलाइडल जो होता है यह एक प्रकार की पदार्थ नहीं, पदार्थ की अवस्था माना जाता है। इसे पदार्थ नहीं बल्कि पदार्थ की क्या, ये अवस्था है, यह पदार्थ की एक अवस्था है। यह पदार्थ की स्टेट ऑफ मैटर है, यह पदार्थ की एक अवस्था है। अब सवाल है कि कौन सी अवस्था है, तो वही है पदार्थ की वह अवस्था जिस अवस्था में कणों का साइज 10 के पावर माइनस 9 मीटर से 10 के पावर माइनस 6 मीटर के मध्य होता है, उसे कोलाइडल कहते हैं। तो यहां लिख देते हैं सीधे से डेफिनेशन। अब ये हो गया पदार्थ की वह अवस्था, समझ रहे स्टूडेंट, वह अवस्था जिसमें कणों का साइज 10 के पावर माइनस 9 मीटर से 10 के पावर माइनस 6 मीटर के बीच होता है। और भी लिख सकते हैं कि यह साधारण फिल्टर पेपर से क्या होता है, गुजर जाता है, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं गुजरता है। एक लाइन और लिख देते हैं,
यह साधारण फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन, सबके बारे में बात करेंगे, सब फिल्टर पेपर के बारे में। एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं गुजरता है, नहीं गुजरता है। क्या कहलाता है? कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयन कहलाता है, कोलाइडल कहलाता है। डल सॉल्यूशन कहलाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम लोग जनरली कोलाइडल के साथ सॉल्यूशन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे कोलाइडी, क्योंकि कोलाइडी अपने आप में एक पदार्थ की अवस्था है। कौन सी अवस्था तो आप समझ चुके हैं इस चित्र के माध्यम से, वहाँ भी हमने आपको बता दिया है, तो आप इसे नोट करिए। अब उसके बाद क्या करना है, हम और आपको क्लियर करना चाहते हैं कि कैसे और अंतर करें कि ये ट्रू सॉल्यूशन है कि कोलाइडल है या सस्पेंशन है। मतलब आपको लौटा के लिए चलना चाहते हैं हम 9th क्लास में। आपने 9th क्लास में इन तीनों के बारे में पढ़ा था, अगर नहीं भी पढ़ा था तो कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ, बिल्कुल घबराने की जरूरत है। इसे नोट तो करिए पहले। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन एक दूसरे से कैसे, किस प्रकार से, किस अर्थ में भिन्न हैं। तो हमने बोर्ड पे लिख दिया हुआ। सबसे पहले देखते हैं नेचर के बारे में। तो स्टूडेंट, ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं ना, ये होमोजीनियस होता है, समानी होता है। होमोजीनियस क्लियर है ना? जहाँ नहीं क्लियर होगा एक बार जरूर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। मेरी कोशिश होगी कि आपके कमेंट का जवाब दूं न दूं, लेकिन अगले वीडियो में उस सवाल को जरूर उठाऊं और उसका आंसर दूं। तो ये है आपका नेचर। तो नेचर में है ये समांगी, होमोजेनियस, होमोजेनियस जिसको हिंदी में कहते हैं, यह है समांगी। अब आइए, ये क्या होता है? तो हेट्रोजेनियस, विषमांगी हेट्रोजेनियस है, और ये भी जो है हेट्रोजेनियस है। उसके बाद पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज में क्या आपको समस्या है? पार्टिकल साइज तो एकदम कंफर्म आपको याद है, समांगी मिटा देते हैं। जो पार्टिकल का साइज है वो 10⁻⁹ मीटर से, या कह दीजिए 1 नैनोमीटर से, या कह दीजिए 10 एंगस्ट्राम से छोटा। यही बात है ना, छोटा। अगर इतने में कण का साइज है तो वो ट्रू सॉल्यूशन है। इसके लिए आपको याद है 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर। अब सब बातें नहीं लिख रहा हूँ कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 10 एंगस्ट्राम से 10,000 एंगस्ट्राम के बीच होना चाहिए, याद रखना होगा आपको। और यहाँ तो याद है कंफर्म 10⁻⁶ मीटर से बड़ा है तो बेहतर है। सुना है ना आपने? फिल्टरेशन, देखिए ये जो होता है साधारण छनन पत्र से भी गुजर जाता है, और एनिमल जो मेम्ब्रेन है बिल्कुल ही उच्च क्वालिटी का जो फिल्टर है उससे भी छन जाता है, मतलब उससे भी गुजर जाता है। यह साधारण तथा एनिमल मेम्ब्रेन से
गुजर जाता है। इसमें क्या है कि ये साधारण फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, लेकिन एनिमल मेम्ब्रान से नहीं। यह साधारण फिल्टर से गुजर जाता है, लेकिन एनिमल मेम्ब्रान से नहीं, एनिमल मेम्ब्रान से नहीं। और ये जो है ना, साधारण फिल्टर पेपर से भी नहीं, एकदम बड़ा बड़ा होता है ना, बड़ा आदमी है ये। साधारण फिल्टर पेपर से भी नहीं गुजरता है, पास नहीं होता है, माने छन जाता है, नहीं गुजरता है। ओ गुजरने वाली हवा जरा। सेटलिंग के बारे में क्या है, अब चीनी पानी घोल दो, छोड़ दो, चीनी पानी बढ़ जाएगा ना? नहीं बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। कितना भी दिन बना करके छोड़ दो, घोल के छोड़ दो, वो नहीं बैठेगा। यही तो खास बात है ट्रू सॉल्यूशन की। ये सेटल डाउन नहीं होता है, ये पेंदी पे नहीं बैठता है। मतलब आप कहिए कि ये औक्षेपित सेटल डाउन नहीं होता, लिख देते हैं, यह नहीं बैठता है। नहीं बैठता है। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यह भी नहीं बैठता। लेकिन इसकी खासियत है, मिट्टी को घोल दो पानी में, घुलाओ पूरा, छोड़ दो, कुछ देर बाद मिट्टी फिर पेंदी में, यह बैठ जाता है। छोड़ देने पर लंबे समय तक बैठ जाता है। सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये सेटल डाउन होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। डिफ्यूजन, अगर फिल्टर पेपर से छनन पथ से गुजारेगा ना, तेजी से डिफ्यूज होगा, फास्ट डिफ्यूज होगा, फास्ट डिफ्यूज होता है। ये या तो डिफ्यूज नहीं होता है या स्लो डिफ्यूज होता है, कहिए, या स्लो डिफ्यूज होता है। स्लो डिफ्यूज होता है, विसरित होगा लेकिन धीमे, और ये डिफ्यूज ही नहीं होता, विसरित ही नहीं होता, डिफ्यूज ही नहीं होता। फास्ट और स्लो की तो बात ही नहीं है, होता है। अपीयरेंस के बारे में देखिए, ये बिल्कुल पारदर्शी होता है। पारदर्शी माने ट्रांसपेरेंट, आर पार एकदम दिखेगा। ट्रांसपेरेंट, ये क्या है? पारभासी होता है, थोड़ा बहुत दिखता है, आप समझ रहे हैं? पारभासी, ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ट्रांसलूसेंट होता है। और ये अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी, अपारदर्शी। ये हो गया पारभासी और ये पारदर्शी। ये देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण हमने लिखे हैं, टेंडल प्रभाव, ब्राउनी गति। इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आप जान लीजिए कि यह नहीं दिखाता टेंडल प्रभाव क्या है, छोड़ दीजिए ब्राउनी गति क्या है, ये नहीं दिखाता, ये दोनों नहीं दिखाता। इसका मतलब कि ट्रू सॉल्यूशन न तो टिंडल प्रभाव दिखाता है, न ब्राउनी गति दिखाता है, ये दिखाता है। इसका मतलब कि
कोलाइडल जो सोल्यूशन है उसमें टिंडल प्रभाव भी है, टिंडल इफेक्ट भी है और ब्राउनी मोशन भी है। इसमें बड़ा ही विवादास्पद बात है, दिखा भी सकता है नहीं। इसके जो सबसे बड़े आकार वाले जो कण होते हैं ना वो नहीं दिखाते, और जो बीच वाले रेंज वाले होते हैं वो दिखाते हैं। यह दिखा सकता है में लिखते हैं, और नहीं भी, मतलब आप श्योर नहीं है कि दिखाएगा ही, और ये भी श्योर नहीं कि नहीं दिखाएगा। जो बहुत आकार बड़े आकार वाले हो जाते हैं कोलाइडल सस्पेंशन के कण तो नहीं दिखाते, और जो मध्यम होते हैं ना वो दिखाते हैं। अब आइए, तो ये स्टूडेंट्स ये बात हो गई। अब यहाँ पर अभी भी मन में आपको लेके यही कंप्लीट हमारा टॉपिक यही है कोलाइडल सॉल्यूशन, कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कण का जो साइज है 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर, ये होता कितना बड़ा है। तो मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको आप घर पे बनाएं। क्या टास्क है तो देखिए, आपके पास एक क्यूब है, यहां अगर दिख रहा होगा आप लोगों को तो एक क्यूब है, और ये जो घन है ना क्यूब, स्टूडेंट्स की खास बात ये है, आप ये जानिए कि चौक ले ले, ये है 1 सेंटीमीटर और यह भी है 1 ही सेंटीमीटर, और यह भी जो है 1 सेंटीमीटर है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ा। जाहिर सा क्यूब है तो एक भुजा अगर 1 सेंटीमीटर हुआ तो सही भुजा 1 सेंटीमीटर होगी नहीं, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। इस क्यूब का आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो जाहिर सा है कि एगो का पृष्ठ कितना हो जाएगा। अगर इसके पृष्ठ की बात करें तो लंबाई गुने चौड़ाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसमें कितने पृष्ठ हैं 6, तो 6 से गुना कर दें तो 6 सेंटीमीटर हुआ। एक क्यूब है, घन है, जिसके एक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, और इस तरह से इसके टोटल जो सरफेस एरिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना है तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या करना है स्टूडेंट्स जानिए, इस क्यूब को तोड़ देना है छोटे छोटे टुकड़ों में। कितने टुकड़ों में तो 10⁻12 क्यूब में तोड़ देना है, और तब बताना है इसी को क्यूबिकल आकार, क्यूबिकल 10⁻12 क्यूब में तोड़ना, और तब देखना इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हुआ। और मैं आपको बता दूं कि जब इसको तोड़ तोड़ के बुकनी कर दिया आपने और 10⁻12 वो क्यूब काट के बना दिया, तो एगो क्यूब का जो साइज है ना, जितना बड़ा एगो क्यूब है वह कोलाइडी विलयन का अधिकतम माने सबसे बड़ा वाला कण उतना ही बड़ा होता है। समझ में आया। इसको 10⁻12 गो क्यूब में तोड़िए, तो तोड़िएगा तो एगो क्यूब का कुछ साइज होगा, तो जो एगो क्यूब का जो साइज निकल के आएगा वह इसके सबसे बड़े कण के साइज के बराबर होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर इसको 10⁻12 क्यूब में हमने बांट दिया तो आपको बताना है कि इस 10⁻12 क्यूब जो छोटे छोटे हो गए हैं, इसके कुल जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया है, वो कितना होगा। आपको इसी से अंदाजा लग जाएगा कि पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है कोलाइडी जो कोलाइडी जो कण होते हैं उनका। तो इसी के साथ विदा लेते हैं हम लोग दूसरे से। अपना ख्याल रखिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बेहतर से बेहतर आपके लिए करूं, और उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे आप कमेंट करके बताएं भी कि कहाँ मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। आपको जो भी लगता है, मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन टीचर बनना चाहता हूं, इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।